नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पिछला जो क्लास है वो एंजॉय किया होगा। हमने पिछली क्लास में हरित क्रांति देखी थी। आज का क्लास भी आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम हरित क्रांति के जो लाभ हैं वो हम देखेंगे, और आखिर में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। हरित क्रांति की उपलब्धियां देखेंगे कि हरित क्रांति से किस किस फील्ड में या किस किस क्षेत्र में जो है वो क्या क्या उपलब्धियां मिली है। बहुत सारी उपलब्धियां रही है, इसीलिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कोर्स में है। ठीक है, अब जैसे पहली उपलब्धि जिसे कहते हैं वो है कृषि उत्पाद और उपज की मात्रा में वृद्धि। ये तो वेल नोन फैक्ट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है कृषि उत्पादों यानी कि फसलों में बम्पर जो है प्रोग्रेस हुई। भारत लगभग आत्मनिर्भर बनने के फील्ड में आ गया, और सबसे बड़ी जो उपलब्धि हुई वो है गेहूं के क्षेत्र में। गेहूं में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई, और इसके अलावा भी जैसे चाय, कॉफी, रबड़, इन सब चीजों में भी विशेष वृद्धि हुई। जो कि बागानी फसलें हैं इनमें भी काफी सारी वृद्धि हुई, जो कि भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत एक गरीब देश में माना जाता था, और फिर अर्थव्यवस्था ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, हम विकासशील देशों की श्रेणी में आ गए। तो उस स्थिति में भारत के लिए एक महान उपलब्धि थी। फिर है कृषि के क्षेत्र में वृद्धि। कृषिगत मतलब जो खेत है, उपजाऊ खेत या कृषि योग्य क्षेत्र जो है उसमें भी वृद्धि हुई। कैसे कि जो खेत छोटा था उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए, साधनों का उपयोग किया गया, और ये जो उर्वरकों का उपयोग किया गया। तो जो बंजर जमीन थी या जो पड़ती जमीन थी जिसमें कि कोई प्रकार की खेती नहीं हो रही थी, वो अब कृषि योग्य होने लगी। तो वो कृषिगत क्षेत्र यानी कि खेत जो है वो बढ़ गए। फिर है खाद्यान्नों के आयात में कमी। देखिए तीसरा पॉइंट है खाद्यान्नों के आयात में कमी। तो खाद्यान्न मतलब जहाँ भारत पहले बाहर अन्य देशों से खाद्यान्न मंगाता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो उपज हो रही थी वो हमारी जनसंख्या के लिए सप्लाई के लिए पूरी नहीं पड़ रही थी, कमी हो रही थी। तो भारत ने इतनी उपज उगाना शुरू कर दिया कि जो कृषिगत आयात हो रहे थे, खाद्यान्नों का आयात हो रहा था, वो बंद हो गया और भारत आत्मनिर्भर हो गया कृषि के क्षेत्र में। फिर है कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी का शुभारंभ या उसका उपयोग किया गया। नए नए टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई उपकरण वगैरह इसमें लगाए गए, नवीन संसाधनों का, रासायनिक उर्वरकों का, और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक कृषि की जाने लगी, जिसमें कि तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कृषि में किए जाने लगे। कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होने लगा जो पहले नहीं होता था। आधी फसल तो जानवर खा जाते थे। उसके बाद है रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। बिल्कुल, खेतों में जब इंसान को अच्छा फसल मिलने लगी तो उसमें क्या हुआ कि अलग अलग फील्ड हुए, जुताई, बुराई, निराई और सिंचाई, उर्वरकों का उपयोग, इसके लिए अलग अलग इंसानों की आवश्यकता होने लगी। तो खेतों में रोजगार मिलने लगे, और इसके अलावा ये कार्य जो है वर्ष भर चालू रहते थे। जैसे भाई एक फसल के बाद दूसरी फसल लेनी है, तो लगभग ये कुछ काम थे, जैसे खेतों में गुड़ाई करना, निराई करना, फसलों पर छिड़काव करना, उर्वरकों का उपयोग, कितनी मात्रा में क्या लेना, इन सब की हमेशा आवश्यकता रहती। तो एक परमानेंट रोजगार के क्षेत्र मिल गए। उसके बाद है परंपरागत कृषि ढांचे में परिवर्तन। परंपरागत कृषि ढांचा हमारा क्या था? पूरे साल में एक फसल लेते और परंपरागत उपकरणों के साथ, जैसे हल जो थे वो बैल के द्वारा चलाए जाते थे, और बैलों से हलों से ही पूरे खेत को जोता जाता था। उसकी जगह अब ट्रैक्टर से जोता जाने लगा, मशीनों का उपयोग होने लगा, और साल में 2 या 3 फसलों का वो भी उगाया जाने लगा। इस तरह से, और इन सब ये जो पीछे कारण थे
जो कि परंपरागत तरीके अपनाए जा रहे थे वो थे इंसानों की अशिक्षा और पिछड़ेपन के कारण। तो लोगों ने शिक्षित होना शुरू किया क्योंकि सरकार ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया, कुछ ट्रेनिंग ये देती, तो लोगों को लगा इसमें तो हमारा फायदा है। तो परंपरागत जो कृषिगत जो ढांचा था उसमें परिवर्तन हुआ। फिर औद्योगिक विकास को गति मिली। कैसे भाई, फसल बम्पर होने लगी तो उद्योगों में सप्लाई ज्यादा आने लगी, जैसे खाद्यान्न हो गए। इसके अलावा जो व्यापारिक फसलें हैं, दलहने हैं, ये सब जो है ज्यादा उगने लगी। तो अगर जैसे कपास की खेती ज्यादा हुई तो कपड़ा इंडस्ट्री को, रबर और ये तो अलग इंडस्ट्री को, हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ एक्सेसिव सप्लाई माल सप्लाई होने लगा, जिससे कि वो उद्योगों में भी विकास हुआ। उसके बाद है जैसे कृषि के जो सामान थे उनके उद्योगों का वो ज्यादा पनपने लगे, जैसे पंपिंग सेट है, स्प्रिंकलर्स है जो खेतों में काम आते हैं, ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर में जो हल है, अलग अलग तरह के वो उपकरण होते हैं, थ्रेशर है, कटिंग मशीनें हैं, जितने भी कृषिगत उपकरण है सबके लिए इंडस्ट्रीज लग गई, नए नए फैक्ट्रीज खुल गए, कारखाने लगे, नए लोगों को रोजगार मिला, तो एक नई तरह की इंडस्ट्री तैयार हो गई। फिर है कृषि और कृषकों की और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी। बिल्कुल सही है, जब अनाज ज्यादा होने लगा तो कृषकों की आय बढ़ी, मजदूरों को भी वो मजदूरी ज्यादा ले, तो टोटल पर कैपिटा इनकम जो थी, प्रति व्यक्ति आय, वो बढ़ी। और जब एक देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो पूरे राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में भी अंतर आता है, वो भी बढ़ती है। तो जब इंसानों की आय बढ़ी तो देश की आय भी बढ़ी, और कुछ क्षेत्रों में तो भारत निर्यात करने लगा, कहीं कहीं अनाज भारत निर्यात करने लगा, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। आयात खत्म हो गए तो जो पैसा विदेशों को जा रहा था वो बच गया। तो इस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको विकास मिला। तो मैंने ये पॉइंट समझा दिए। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आप क्वेश्चंस आंसर लिखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के मुख्य लक्ष्य क्या थे? हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य बताइए। अगला लिखिए, देश में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? देश में यानी कि भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? फिर लिखिए कि किस प्रकार भारत की राष्ट्रीय आय में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप वृद्धि हुई। ये 3 प्रश्न आप उत्तर दीजिए। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक है वो कल की क्लास में देखेंगे, और कल हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।